तो फिर एक बार हम लोग बातचीत करते हैं प्राचीन भारत पे। और कल टॉपिक तो वैसे हमारा कंप्लीट हो चुका था, जो मौर्योत्तर काल का टॉपिक है हमारा वो कंप्लीट हो चुका था। उसमें एक संगम साहित्य का उल्लेख करना था, ठीक है। तो जहां हम थे उससे नीचे नोट करके आप लिख लें जरा, संगम साहित्य। संगम साहित्य क्यों कहते हैं इसको, जरा एक लाइन लिख लें पहले इसके बारे में। नोट करके लिखेंगे आप संगम साहित्य। कल वाली क्लास से आगे मैं चल रहा हूं, है ना। लिखेंगे आप कि पांड्य शासकों के संरक्षण, पांड्य शासकों के संरक्षण में, तमिल कवियों का सम्मेलन, तमिल कवियों का सम्मेलन ब्रैकेट में कर लेंगे संगम, तमिल कवियों का सम्मेलन ब्रैकेट में लिख लेंगे आप संगम, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तमिल कवियों के सम्मेलन का आयोजन किया गया, सम्मेलन का आयोजन किया गया, ठीक है। संगम या सम्मेलन का आयोजन किया गया, ठीक है। लिखें कि इस सम्मेलन से संबंधित साहित्य को संगम साहित्य कहते हैं, साहित्य को संगम साहित्य कहते हैं, ठीक है। साहित्य को संगम साहित्य कहते हैं। अब 3 संगम का आयोजन हुआ है, ठीक है। प्रथम संगम, ठीक है, ये हुआ था मदुरा में और इसके अध्यक्ष थे अगस्त्य। तमिल कवियों का पहला संगम हुआ था मदुरा में, इसके अध्यक्ष थे अगस्त, और इससे संबंधित कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, इससे संबंधित कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, ठीक है। पहली बार जो तमिल कवियों की बैठक हुई थी मदुरा में, उससे संबंधित कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, ठीक है। लिखें द्वितीय संगम, कपाटपुरम या अलवय, कपाटपुरम या अलवय जगह का नाम है, दिया हुआ किताबों में। यहां पे भी कहा जाता है अगस्त ने इसकी अध्यक्षता की थी, इसकी अध्यक्षता भी अगस्त नामक विद्वान ने की थी, ठीक है। इसके बारे में लिखेंगे आप, इससे संबंधित एक ग्रंथ उपलब्ध है, तोलकप्पियम, तोलकप्पियम नामक ग्रंथ उपलब्ध है। जब विद्वानों का दूसरा सम्मेलन बुलाया गया, ठीक है, तो उस सम्मेलन में फिर बहुत
चर्चा हुई और उस सम्मेलन का एक ग्रंथ उपलब्ध है, उसका नाम है तोलकप्पियम। ठीक है, इसके लेखक हैं तोलकप्पियर। इसके लेखक हैं तोलकप्पियर। ठीक है, और लिख लेंगे आप तमिल व्याकरण पर, तमिल व्याकरण पर प्राचीनतम पुस्तक है ये। तमिल व्याकरण पर प्राचीनतम पुस्तक है। ठीक है, इसमें 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है। इसमें 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तृतीय संगम लिख लें आप। ये संगम फिर से लिखेंगे आप मदुरा, और इसके अध्यक्ष एक विद्वान हैं नकीरर। मदुरा और एक विद्वान हैं नकीरर। ठीक, नकीरर। ठीक है, लिखेंगे इस संगम से संबंधित, इस संगम से संबंधित अधिकांशतः ग्रंथ उपलब्ध है। इस संगम से संबंधित अधिकांशतः ग्रंथ उपलब्ध है। ठीक है, और इन ग्रंथों को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। इन ग्रंथों को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। आख्यानात्मक यानी वीरता से संबंधित, आख्यानात्मक यानी वीरता से संबंधित। ठीक है, और दूसरा है उपदेशात्मक। उपदेशात्मक। ठीक है, ठीक है, उपदेशात्मक ये नैतिक शिक्षा से संबंधित हो गया आपका। नैतिक शिक्षा से संबंधित हो गया। ठीक है, एक बहुत फेमस ग्रंथ है तिरुकुरल। एक किताब का नाम लिख लें इसमें आप उपदेशात्मक में, तिरुकुरल। ठीक है, इसके लेखक हैं तिरुवल्लुवर। तिरुकुरल, इसके लेखक हैं तिरुवल्लुवर। ठीक है, तिरुवल्लुवर इसके लेखक हैं तिरुकुरल के। ठीक है, ये एक तरह से नैतिक शिक्षा पे बेहतरीन किताब मानी जाती है ना। बड़ा सम्मान है इसको, मतलब खूब पढ़ा जाता है इसको आज भी। ऐसे बहुत सारी किताबें हैं, तमिल में नाम है और नाम भी थोड़ा उसी तरह का है। कभी कभी आपको कहीं हो सकता है लिस्ट अचानक से दिखे, उसमें इन्वॉल्व मत होइएगा। जो चीज़ प्रैक्टिकल है उतना ही पढ़ना है, प्रैक्टिकल करना है ना। हमने शुरू में आपको समझाया, बीच बीच में फिर समझाऊंगा आपको। हम लोग प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो पढ़ते हैं, तो हम कोशिश हमारा क्या होता है कि प्रारंभिक परीक्षा में हिस्ट्री के कारण हम ना पिछड़े। ठीक, टारगेट हमारा ये होता है। आमतौर पे यदि 60% क्वेश्चन सही हो गए हमारे किसी भी स्थिति में, कैसा भी पेपर हो, नेगेटिव मार्किंग को हटाने के बाद
तो हम बहुत अच्छी पोजीशन में रहेंगे वहां एग्जाम में। हमेशा हर स्टूडेंट कोशिश करता है ज्यादा से ज्यादा करें, आप भी करेंगे कोशिश। उसी के लिए आपको हमने प्रैक्टिस का एक मेथड बताया था कि पीवाईक्यू को कैसे सॉल्व करेंगे आप, और करीब 400-500 प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद आप एक लेवल अचीव कर लेंगे आप। ठीक है, क्योंकि आप जैसे मान लो बहुत सारे अहनान अनुरू, पुरनान अनुरू, पदनेन किलकनक्कू, ऐसे करके सब तमिलियन नेम है ऐसे करके, मतलब ठीक है। तो ठीक है, वो सब भी ऑप्शनल में बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ के जाते हैं साहित्य वगैरह में, आप छोड़ दीजिएगा उसको। तो ये संगम साहित्य से संबंधित कुछ जानकारी हो गई, इसी में लिखें आप। लिखेंगे कि संगम काल के अध्ययन में शिल्पाधिकारम, मणि मैखले नामक महाकाव्यों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। महाकाव्यों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। ये दोनों महाकाव्य हैं, वहां तमिल महाकाव्य हैं ये। ठीक है, अब शिल्पाधिकारम, अब जैसे आप रामशरण शर्मा वाली किताब पढ़ेंगे और उसमें एक संगम काल दिया हुआ है, एक चैप्टर है 3-4 पेज का, आखिरी पेज में ना संगम साहित्य का उसमें उल्लेख है। उस आखिरी पेज को एक बार पढ़ जाइएगा आप। पूरे चैप्टर भी पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिएगा, 4 पेज का चैप्टर है। ठीक है, शिल्पाधिकारम में जैसे कोवलन है, कन्नगी है, माधवी है, ऐसे करके कैरेक्टर का नाम है, लेखक का नाम है ना। और इनकी ही पुत्री है मणि मैखले, उस पर भी एक उपन्यास है ना। तो जस्ट 2-4 लाइन में उसको समझाया गया है, बताया गया है, ये पढ़ लेना एक बार उसमें से। ठीक, अपने केजीएस वाले मैटर में भी दिया हुआ है, बट अभी किताब को ही हम बेस बना के चल रहे हैं बार बार, तो किताब से ही आप ठीक से लिखा हुआ केजीएस वाले मैटर में भी, है ना। तो जस्ट आप रामशरण शर्मा वाली किताब से आप एक बार आखिरी पेज में पढ़ जाइएगा। तो आप कुल देखेंगे यहां पे मैंने अपनी तरफ से 4 नाम का चयन किया है, तोलकप्पियम, तिरुकुरल, शिल्पाधिकारम और मणि मैखले। ठीक, जबकि 30-40 नाम हैं, 1-2 नहीं है। ठीक है, हमने इसमें से 4 नाम का चयन किया है। अलग से कोई सवाल तो आया नहीं है, लेकिन साहित्य बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, थोड़ा जानना है। संगम काल के बारे में हमने जो भी पढ़ा, या तो साहित्य के आधार पर या पुरातत्व के आधार पर। जब से साहित्य मिलना प्रारंभ हुआ तब से मैक्सिमम चीजें तो हम साहित्य के आधार पर ही पढ़ते हैं। ठीक है, नोट करके एक और लिख लेंगे आप पॉइंट। एक रचना है गाथा सप्तशती, ये प्राकृत भाषा में है और इसके लेखक माना गया हाल को, सातवाहन शासक। ठीक है, एक किताब का नाम है गाथा सप्तशती, प्राकृत भाषा में है। लेखक कौन है इसके? हाल। ठीक है, ऐसे रैंडम एक इंफॉर्मेशन हमने आपको प्रोवाइड करा दिया, किताबों में ये मिल जाती है जानकारी है, तो हमें थोड़ा अवेयर रहना है इसके बारे में भी। ठीक है, ओवरऑल एक बार हम लोग, ठीक है, नोट कर लिया आपने इसको। आपको एक बार हम, अब जैसे इंडो ग्रीक आपको याद होगा, तो हम लोगों ने मिलिंद प्रश्न का नाम लिया था उसमें, याद है ना सभी को? शकों के साथ कोई किताबों का नाम तुमने लिया नहीं था, पार्थियंस में भी नहीं लिया था। कुषाणों में आपको याद होगा हमने कुछ विद्वानों का नाम, जैसे अश्वघोष, चरक, नागार्जुन, इन सब की किताब आ जाएंगे।
अशोघोष का बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद, चरक का चरक संहिता है, और नागार्जुन का मध्यम कारिका है जो मैंने आपको लिखाया था महायान के साथ। ठीक, और एक विभाषा शास्त्र जो अब है नहीं, उपलब्ध है, चौथी संगति में लिखा गया था लेकिन वो उपलब्ध नहीं है। मैं ऐसे याद दिला रहा हूं आपको, ठीक है। तुंगों के समय आपको याद होगा तो हमने 2 किताब का उल्लेख किया था, एक पतंजलि का महाभाष्य, ठीक है, संस्कृत व्याकरण पर, और एक मनुस्मृति। कनों के समय कोई किताब की बात नहीं की थी हमने, चद्दी में भी कोई किताब की बात हमने नहीं की थी। सातवाहन की जब हम बात करते हैं हम लोग सातवाहन के बारे में, तो सातवाहन के बारे में जानकारी हमें पुराण से ठीक ठाक मिलते हैं, ठीक है। कुछ पुराणों से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है, सातवाहनों के बारे में लिखा रहता है। सब पुराणों में इनको आंध्र कहा गया है और अभिलेखों में इन्हें सातवाहन कहा गया है, ठीक। और अभी एक हमने ऐसे अलग से गाथा सप्तशती की बात आपसे की, ठीक। संगम काल की बात करते हैं हम लोग, तो संगम साहित्य, ठीक है। एक और आपने देखा होगा यहां पे मालविका अग्निमित्र का भी हमने उल्लेख किया था। और भी ये तो वो किताबें जो हमने चर्चा के क्रम में ली अभी बातचीत के, तो देखो कि 10-12 नाम 15 नाम आपके। तो हमने इस बार क्या किया, हमने अलग से कोई साहित्यिक स्रोत नहीं बनाया, ठीक है। हमने शासक के साथ साथ साहित्य का उल्लेख हमने, इसका नेचर वैसे रिक्वायरमेंट था क्योंकि कभी ना वंश पे भी सवाल आ सकते हैं, थोड़ा सा हमें वंश के अकॉर्डिंग भी तैयार रहना पड़ता है, इसलिए हमने इकट्ठे नहीं बना करके। लेकिन आप यदि आप केवल क्लास नोट्स को पढ़ रहे हो तो क्या होता है, चीजें याद हो जाती हैं, याद हो जाती तो आप उसको क्विक पिक करने लगते हो। एक ही सोर्स को बार बार पढ़ोगे तो एक समय या तो वो सोर्स थक जाएगा या आप थक जाओगे, देखते लगेगा सब तो याद है हमें। एक मास्टर नोट्स का बड़ा रोल होता है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा में हमने कहा बहुत सावधानी से हम लोग तथ्यों का चयन, कम से कम पढ़ने पढ़ाने में बिलीव करते हैं। आपको बहुत पढ़ना है, अभी आप यात्रा पे, शुरुआत भी निकले ही अभी यात्रा पे, आप तो लंबा सफर है आपका, अभी बहुत सी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो उसमें भी देखो मुख्य परीक्षा में तो आप सोच ही नहीं सकते हो ना, क्योंकि मुख्य परीक्षा के तो नंबर ऐड होने हैं फाइनल मेरिट में, प्रारंभिक परीक्षा में क्वालिफाई करना होता है। तो हमने देखा है कि आप ओवरऑल 50 से 60-70% के बीच में कहीं ना कहीं आपका स्कोर रहेगा, यदि आप बहुत ज्यादा आप चीजों को गड़बड़ ना कर दो वहां जाके एग्जाम में। तो किसी न किसी टॉपिक से एक दो इजी सवाल मेडिवल में, एंसेंट में, मॉडर्न में, जब ईयर वाइज एनालाइज करो तो देखोगे आप 15 क्वेश्चन में आप आसानी से 5-6 क्वेश्चन बना लोगे, और थोड़ा एफर्ट दे करके आप 3-4 क्वेश्चंस को और अप करने की स्थिति में कुछ भी कर लो, 1-2 सवाल नहीं बनेंगे। 15 पूछ रहे हैं तो मान के चलो 2-3 प्रश्न आपसे नहीं बनेंगे, मान लेना ही। 12 तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। 8-9 क्वेश्चन सही हो गए, निगेटिव नहीं है आपका, तो आप हिस्ट्री के कारण प्रतियोगिता में नहीं पिछड़ोगे। आप हिस्ट्री ने अपना काम कर दिया है, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न तीनों को मिला के हम कह रहे हैं। आमतौर पे जब हम पढ़ते हैं तो किसी एक क्वेश्चन को देख के हम स्टक कर जाते हैं, अरे ये नहीं करेंगे तो क्या होगा हमारा। तो वो ट्रैप होता है, वो फंसा लेता है अपने साथ, ठीक है। तो लोग क्यों कहते हैं कि नहीं बेसिक किताब ठीक से पढ़ो। अच्छा, केवल यही पढ़ने से लोग सवाल करते हैं, बट बहुत सारे सवाल तो रामचरण शर्मा से आज तक सॉल्व हो रहे हैं, अभी भी सॉल्व होते हैं। रामचरण शर्मा क्या है, सभी प्राचीन भारत के सभी टॉपिक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है। सतीश चंद्र क्या है, सभी टॉपिक के महत्वपूर्ण। बिपिन चंद्र क्या है, मॉडर्न इंडिया में महत्वपूर्ण जानकारी है। और प्रारंभिक परीक्षा का जीएस का ये रूल है कि आपको उस टॉपिक की महत्वपूर्ण जानकारी आपके पास, अभी जैसे हमने कहा 25-30 किताबें हो जाएंगी तो आप पढ़ने वाले तो बहुत शौक से पढ़ते हैं, उससे कुछ हासिल नहीं होना आपको, ठीक है। उससे कुछ हासिल आप नहीं कर पाएंगे। आप 4 है, बहुत ज्यादा मेहनत किया कभी कुछ प्रैक्टिस में, 1-2 नई जानकारी आ गई, चलो 5-6 किताबें हो गई, बस बहुत है।
वैसे साहित्य पे एक बैकअप सोर्स मैं दूंगा आपको मैं, उसका रीजन है 3-4 साल से रेगुलर साहित्य पे पीटी में सवाल, और थोड़े कहीं कहीं डेप्थ में भी जा रहे हैं वो, एक बैकअप सोर्स भी मैं आपको उपलब्ध, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उसमें 15-20% ज्यादा नाम होंगे उससे, ये सब तो रहेंगे ही। यदि आपको हमने 100 किताबों के बारे में बता देंगे, मान लो लास्ट तक जाते जाते, तो आप समझ लो 120-25 किताबों के नाम उसमें, ठीक है। और अपने केजीएस वाले मैटर में भी है, पहले ही चैप्टर है साहित्य को ठीक तरीके से उसमें। बट जो क्या होता है कि हर किताब में शुरुआत सोर्स से होती है, कोई भी किताब पढ़ो, नोट्स पढ़ो, बट सच्चाई ये है कि सोर्स हमेशा लास्ट में पढ़ना चाहिए, क्योंकि हर किताबों में सोर्स लिखा होता है तो नोट्स में भी सोर्स पहले आ जाता है, ठीक है। सोर्स हमेशा लास्ट में पढ़ना चाहिए, आपके लिए पढ़ने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। यदि मैं सोर्स पे पढ़ाना शुरू कर दूं ना, पहले क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, जितना मर्जी मान लो, ठीक है ना, तो दिमाग एकदम से झलना जाता है, लगता है कि क्या पढ़ रहे हैं हम, इतिहास क्यों पढ़ रहे हैं हम। अच्छा, मैं आपको ठीक ठाक सोर्स पढ़ा चुका हूं और आपको पता भी नहीं चलेगा कब मैंने पढ़ा दिया। अब एक बार सवाल पूछ लिया था एग्जाम में, संगम साहित्य के आधार पर संगम काल के समाज और अर्थव्यवस्था के बारे में बताएं, मेंस में आ गया है सवाल। अब आप भी देख रहे हो 3-4 बार सवाल ऐसा हो चुका है जो समाज अर्थव्यवस्था पे पूछ रहा है, केवल धर्म पे नहीं पूछ रहा है। जब मैंने आपको कल्चर का डेफिनेशन करवाया था संस्कृति, तो हमने लिखाया था समाज और अर्थव्यवस्था वाला पार्ट भी इसमें समाहित, राजनीति छोड़ करके सब पे सवाल है, और राजनीति की समझ नहीं हो तो सवाल लिखने में मजा नहीं आएगा आपको। अब सोचो, मैं पूरा प्राचीन कालीन समाज भी आपको एक साथ करा सकता हूं, कुछ नहीं करना है मुझे, ऋग्वैदिक उत्तर सबका समाज एक बार लिखवा दूं। बट जब ज्यादातर सवाल टॉपिक पे पूछ रहा है, हॉरिजॉन्टल पूछ रहा है, और जब हर टॉपिक की जानकारी है ही, तो आप वर्टिकल भी पूछेगा तो हम बता देंगे हम। तो कल्चर जो होता है ना, हिस्ट्री का एकदम इंटीग्रल पार्ट होता है। पहले जब 2000 से पहले एक बार कल्चर सिलेबस में 70s-80s में हुआ करता था, ठीक, उसमें ना सिलेबस में लिखा हुआ था आपको आर्ट पढ़ना है, फेस्टिवल पढ़ना है। तो जब पहली बार कल्चर ऐड हुआ था तो उसी तरह की किताबें बाजार में आ गई, 70 के दशक की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, अंग्रेजी में मेजर सब लोग एग्जाम देते थे, हिंदी का तो कोई मामला था नहीं उस समय, क्योंकि वो किताबें आ गई, और जब हिंदी में एग्जाम शुरू हुआ तो उन्हीं किताबों का अनुवाद चलने लगा, और आर्ट एंड कल्चर वैसे पढ़ा जाता है, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस वैसा था, तो लोगों ने किताबें वैसी लिखी। तो कई बार क्या होता है ना, हम सिलेबस को पढ़ के समझने की भी जहमत, क्योंकि एक ट्रेडिशन चला आ रहा है तो आंख बंद करके हम उसे मानना शुरू। किसी से पूछोगे अच्छा ऐसा क्यों पढ़ाते हैं आप, उसका उत्तर कोई नहीं दे पाएगा। ये खेल यूपीएससी का है, ठीक है। 70s में कभी रहा है आर्ट एंड कल्चर, तो उस तरह की किताबें आ गई अंग्रेजी में, फिर हटा दिया गया सिलेबस से उसको, किताबें बाजार में बनी रही, दोबारा इंट्रोड्यूस कर दिया गया तो वो किताबें दोबारा रिप्रिंट होकर आ गई बाजार में, बट सिलेबस चेंज है इस बार। तब यूपीएससी का सिलेबस कुछ और था, अब यूपीएससी का सिलेबस कुछ और है, ठीक है। तो अंधा अनुकरण जबरदस्त तरीके से, मतलब मैं पहला बैच कहीं कभी पढ़ा रहा था, मैं जीएस का सिलेबस पे था, और पढ़ाता तो मैं हूं, तो रिपोर्टेड संस्था में ही पढ़ाता हूं, वरना पढ़ाता तो हूं नहीं मैं, या खुद की अपनी संस्था रही 10-12 साल, मतलब, ठीक है ना, तो वहां पढ़ाता रहा हूं मैं, है ना। तो चूंकि अब कल्चर था कि सर हम ऐसा करते हैं ना कि पूरा हम लोग ऐसा रिलीजन एक साथ पढ़ा दें, आर्ट एक साथ पढ़ा दें, हम क्यों पढ़ा दें सर, ऐसे ही हम पढ़ाते हैं अंग्रेजी वाले बैच में। ठीक है, तब मैं पढ़ा लेता हूं, मुझे बोलना ही तो है, ठीक है। हमने बोलना शुरू कर दिया, पढ़ाना शुरू कर दिया जैसे पढ़ाया जाता है। अब उसमें क्या 25-30% बात बता रहे हो, बाकी 75% बात तो गायब कर दे रहे हो। बच्चे पीटी खुद से पढ़ लेंगे, क्यों खुद से पढ़ लेंगे? हिस्ट्री सागर की तरह है, अननेसेसरी लोग वो घुमा देता है, वो परेशान कर देता है। हर टॉपिक पे डायरेक्शन बच्चों को मिल जाएगा, क्या करें क्या नहीं करें, तो उनका काम आसान हो जाएगा। फिर कोचिंग क्लास में क्यों आते हैं वो? सीखने, समय बचाने, जो हमारा अनुभव है, अनुभव, ठीक है, उसी अनुभव को तो पकड़ने आते हैं कि भाई हम क्या शेयर कर रहे हैं उनसे हम।
4-5 दिनों के बाद हमने खुद भी रजिस्ट किया कि भाई ऐसे इसकी इस बैच के बाद मैं नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने कमिट कर दिया इसके बाद मैं कभी नहीं पढ़ाऊंगा आपके यहाँ। ठीक है, 4-5 दिनों के बाद कहा नहीं सर दोबारा से आप क्लास जैसे चाहते हैं आप वैसे ले लीजिए। हमने पढ़ाया। मजेदार बात क्या है कि फिर अंग्रेजी में भी उसी तरह से क्लासेस चलने लगी जैसे मैंने हिंदी में ली। 1 साल के बाद जब अगले साल क्वेश्चन वगैरह दिखने लगे लोगों को, आप जब पढ़ा रहे हो और बच्चों को फायदा नहीं हो रहा है तो बेकार है पढ़ाना। हाँ, किसी और को फायदा हो गया और आपको नहीं हुआ इसका मतलब मेरे पढ़ाने में कमी है, कोई और बेहतर तरीके से पढ़ा रहा है। हमारी तो चुनौती हमेशा रहती कि मैं समय भी बचाऊं इतिहास में आपका। मुझे क्या है, मैं 4-10 घंटे ज्यादा ही कुछ बता दूंगा, लिखवा दूंगा, तो मैं जितना पढ़ाता हूं उतने पेमेंट तो और अधिक ही कर देंगे, पेमेंट मुझे जो पैसे मिलते हैं। तो बात उसकी है ही नहीं। बात जब तक आपको एग्जाम में अच्छा ना लगे तो उसका फिर मजा। अभी देखो ना, अभी आप पीछे वीडियोज वगैरह पढ़े हुए सीधे सीधे सवाल सब हैं। अभी वैदिक काल में भी जो सवाल पूछा, हड़प्पा में भी जो पूछा, हाँ 3-4 कठिनाई वाले सवाल हैं, उसका भी तरीका मैं बताऊंगा। अब आप तैयार हैं काफी कुछ सुनने के लिए, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो कभी भी आप जैसे चल रहे हैं चलिएगा, तैयारी ग्रेजुअल प्रक्रिया है। आप क्लास के साथ आप हमेशा कि हमारा एक लेवल है, अब इसको कहते हैं हमारा फाउंडेशन, बुनियाद मजबूत है। अब जो सीखना है अभ्यास करके सीखना है। अब जितना अभ्यास करेंगे उतना आप अभ्यास करने में सीखने की प्रवृत्ति, मैंने पहले भी कहा, जो बच्चे पेपर बनाते हैं किसी कोचिंग में, कल आप 2 मेंस दे दो, एक आधा इंटरव्यू दे दो, आपको हायर कर लेंगे कि आप पेपर बनाइए। जितनी बातें सोच करके मैं अभी भी बता रहा हूं, उसका 10% भी सोच करके आप पेपर नहीं बना पाओगे। ठीक, तो इसलिए यूपीएससी का एग्जाम जितने टीचर आपको यहां पढ़ाएंगे ना, आप उनका अलग होगा था पढ़ाने का तरीका। हम लोग हमेशा यूपीएससी को ध्यान में रखकर पढ़ाते हैं, ना कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट पेपर को ध्यान में रखकर पढ़ाते हैं। बच्चे पेपर देने जाएंगे तो घबरा जाते हैं, अरे उनका पेपर तो हमसे बना ही नहीं। आप घर से जाइए 10-20 ऐसा सवाल बना के लाइए, मैं नहीं बता पाऊंगा, हर बात थोड़ी मैं जानता हूं। मैं गूगल तो नहीं हूं, ना इंसाइक्लोपीडिया हूं। ये तो तय है कि मैं भी बना दूंगा तो कोई नहीं बना पाएगा। तो इसका कोई मतलब थोड़ी, वो एग्जाम इसलिए थोड़ी ले रही कि आप कोई बनाए ही नहीं। ठीक, वो एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट कराती है, उसमें थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव चेक, इंफॉर्मेशन चेक, प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक, आइडिया चेक, कॉन्सेप्ट कुछ सॉल्व कर पा रहे कि नहीं पा रहे हैं। कभी कभी तो एक क्वेश्चन आप ठीक से पढ़िए, पता चला 44वें नंबर में क्वेश्चन पे पहले वाले क्वेश्चन का आइडिया काम कर जाएगा। तो पीवाईक्यू अमेजिंग चीज है, अमेजिंग। पीवाईक्यू केवल सॉल्व नहीं करना, हमने बताया आपको पढ़ना कैसे है, अमेजिंग चीज है। ठीक है, वो टाइम लेगा। उसके बाद जब आपकी बुद्धि खुलेगी ना, और ईयर वाइज पढ़ा जाता है, टॉपिक वाइज तो सुविधा के लिए है, चलो हम देख लें। ईयर वाइज से आपको पता चलेगा कि हाँ हिस्ट्री में 5 एंशिएंट में आए थे और वाकई ये 2 बस बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे, नहीं बनेंगे। टॉपिक वाइज में आप कभी जज ही नहीं कर पाएंगे कि क्या हुआ। टॉपिक वाइज सुविधा के लिए है, टाइम कम है तो हमने पढ़ लिया। क्वेश्चन बैंक दोनों रखने चाहिए बच्चों को, टॉपिक वाइज भी रखने चाहिए और ईयर वाइज भी रखने चाहिए। हमेशा पहले ईयर वाइज, तब आप ठीक से ट्रेंड समझ पाएंगे। अच्छा इस बार एंशिएंट का पिछले साल बहुत डिफिकल्ट था, तब आपको समझ में आएगा। अब मेरे वीडियो पढ़े हुए 7 साल के डिस्कशन के पीटी, जब मैं पढ़ाता रहा हूं, मैं साफ साफ ओपनली कहता था भाई देखो 7 सवाल है, 5 भी बन गए तो हैप्पी रहना तुम। बट उसी साल मेडिवल में 5 सवाल है और 4 या 5 बन जाएंगे, यदि बेसिक पढ़ के आए हो तो 5 में 5 बन जाएंगे। ये तो यूपीएससी तय करेगी ना कि आप कहां से बनाओगे नहीं बनाओगे, लेकिन हम तैयारी उस लेवल पे करके जाए, मॉडर्न मेडिवल एंशिएंट, जहां से स्कोर हो जाए, हमारा होना चाहिए, और वो स्कोर होगा ही होगा। 18 सालों में 17 सालों में फेल हुआ ही नहीं है। उसका बस एक ही सिंपल सा रूल है, टॉपिक की महत्वपूर्ण बातों पे पकड़ बनाना। ठीक है,
ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक इंफॉर्मेशन और लिख लीजिएगा नोट करके। लिखेंगे आप, सातवाहन शासकों के पतन के पश्चात, सातवाहन शासकों के पतन के पश्चात महाराष्ट्र में वाकटक वंश, महाराष्ट्र में वाकटक वंश एवं आंध्र प्रदेश में इक्ष्वाकु वंश, आंध्र प्रदेश में इक्ष्वाकु वंश का शासन स्थापित हुआ। वाकटक वंश और इक्ष्वाकु वंश। ठीक है, जब सातवाहनों का पतन हो जाएगा तीसरी सदी में, तो यहां पे वाकटक वंश आ जाएंगे और यहां पर इक्ष्वाकु वंश। नाम रहने दीजिएगा, मैटर में इसको भी बहुत डिटेल में दिया गया है, कुछ भी डिटेल में नहीं जाना इसके बारे में। जरूरत के हिसाब से एक दो बातें और मैं बताऊंगा इसके बारे में। ठीक, अब उसमें 50 इंफॉर्मेशन है इसके बारे में, बहुत ज्यादा तो हमें एक दो ध्यान रखना है बस। ठीक, उससे ज्यादा नहीं है ना। तो सातवाहनों के बाद ये वंश वाकटक और इक्ष्वाकु, ठीक है, सातवाहनों के पतन के बाद। तो सप्लीमेंट में हमने कहा था कुछ इंफॉर्मेशन ऐसे ऐड हो जाएंगे आपके। अब सवाल लिखिए जरा कॉपी में। पहले हम लोग शुरू करते हैं कला और स्थापत्य पे। आपको एक छोटी सी जानकारी और दे देता हूं मैं। अजंता के पहाड़ियों में सातवाहन काल से चित्र बनने लगे हैं। सातवाहनों के समय और वाकटकों के समय चित्र बहुत ज्यादा बने हैं, वाकटकों के समय और गुप्त। मैंने अभी जिक्र नहीं किया चित्रकला का यहां पे, क्यों? अजंता अपने आप में एक टॉपिक है। गुप्त काल में कंप्लीट अजंता का हिस्ट्री बता दूंगा उसमें मैं आपको, क्योंकि उस पर सेपरेट क्वेश्चन मेंस में आ सकते हैं और प्रीलिम्स के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब जैसे कला स्थापत्य की बात करें हम, लिखें आप जरा सवाल। लिखें, दूसरी सदी ईसा पूर्व दूसरी सदी ईसा पूर्व से लेकर तीसरी सदी ईसवी के बीच मौर्योत्तर कालीन शासकों मौर्योत्तर कालीन शासकों के स्थापत्य स्थापत्य के क्षेत्र में योगदान को बताएं। स्थापत्य के क्षेत्र में योगदान को बताएं। ठीक है, सिंपल सा सवाल हो गया। आपको स्तूप, चैत्य और विहार के बारे में बता देना है। ठीक, अगला सवाल लिखें आप कि दूसरी सदी ईसा पूर्व से तीसरी सदी ईसवी के बीच का स्थापत्य, इस अवधि का स्थापत्य, भारत की बात करें हम लोग है ना, क्वेश्चन में भारत भी लिखा रहेगा है ना, का स्थापत्य मुख्यतः धर्म से प्रभावित था। ठीक है, चर्चा करें। आप स्तूप देख लो, ठीक है, चैत्य देख लो और विहार देख लो।
वैसे आम पब्लिक की भी इमारतें वगैरह बन रही हैं, बट ये तीनों आप देखोगे तो धर्म से ही प्रभावित है पूरा का पूरा है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो आप। देखिए, गंधार कला या मथुरा कला की विशेषताओं को संक्षेप में बताएं। विशेषताओं को संक्षेप में बताएं। ठीक है, सिंपल सिंपल सा, केवल क्लास नोट्स याद करने के लिए, है ना। नेक्स्ट लिखें आप। लिखें, गंधार एवं मथुरा कला गंधार एवं मथुरा कला में समानता के साथ साथ असमानता के तत्व भी थे। समानता के साथ साथ ठीक है, असमानता के भी तत्व थे। सुदाहरण बताएं, उदाहरण के साथ बताएं, उदाहरण के साथ सुदाहरण बताएं। ठीक है, नेक्स्ट लिखें आप। मौर्योत्तर काल में मूर्ति कला हो या स्थापत्य, मूर्ति कला हो या स्थापत्य बौद्ध धर्म से अधिक प्रभावित था। बौद्ध धर्म से अधिक प्रभावित था। ठीक है, चर्चा करें, है ना। अभी क्या किया हमने, स्थापत्य और मूर्तिकला दोनों को हमने यहां पे शामिल कर लिया कि भाई दोनों पे बौद्ध धर्म का प्रभाव। आपको याद है बौद्ध धर्म का योगदान मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया था जब बौद्ध धर्म पढ़ा रहे थे, तो कला के क्षेत्र में योगदान, स्थापत्य के क्षेत्र में योगदान, मूर्ति कला। हमने कहा था आगे आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा योगदान क्या है। पीछे जाके देखिएगा आप एक बार। जो भी बच्चे किसी कारण से बाद में ज्वाइन किए हैं क्लास, एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास अब आखिरी चरण में है, तो पुराने क्लासेस को भी धीरे धीरे देखना होगा आपको, है ना, आराम से। ठीक है, सभी के लिए है। लिखें आप जरा अगला पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। भारत में 3री सदी ईस्वी तक स्तूप स्थापत्य के विकास को संक्षेप में बताएं। ठीक है, अभी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ ले गया। स्तूप स्थापत्य का विकास, अब ऐसे भी पूछ सकते स्तूप स्थापत्य से आप क्या समझते हैं, है ना। तो अब स्तूप के पीछे कॉन्सेप्ट क्या आया, नंबर 1। ठीक है, कैसे उसका विकास हुआ, है ना। बुद्ध काल में क्या रहा, फिर मौर्य काल में क्या हुआ, और इस काल में क्या हुआ। तो इसमें सुंगों, सातवाहनों और कुषाणों। तो आमतौर पे जैसे मुझे केवल स्थापत्य पढ़ाना होता तो मैं एक लाइन से पढ़ाते हुए चला जाता, आपको काल की समझ नहीं बनती। ठीक है, आपको काल की समझ नहीं बन पाते। इस तरह के सवाल भी 3, 4, 5 कालों को जोड़ प्राचीन भारत में पूछ देगा आपसे स्तूप स्थापत्य। क्योंकि हर एक काल में हमने पढ़ लिया तो उसको क्रम से अरेंज कर देना है कि मौर्य काल में हमने क्या पढ़ा, बुद्ध काल में हमने क्या पढ़ा, इस काल में हमने क्या, उसको बस अरेंज कर देंगे तो आपका उत्तर तैयार हो जाएगा। समझ में आ रही बात सभी को? ठीक है, तो ये है कला से संबंधित कुछ जनरल सवाल है ये।
मैं कोई भी सवाल घुमा के, जैसे अब एक दो बार सवाल यह आया है कि जो गंधार कला है उस पर यूनानी रोमन कला का प्रभाव है, पूछ चुका है मेंस में, ऑलरेडी उसका उत्तर हमने लिखा दिया है आपको, क्लास नोट्स में ही उसका उत्तर लिखा हुआ है, कुछ नहीं करना है आपको। मैं पीवाईक्यू पे नहीं जा रहा हूं, मैं पढ़ने के बाद टारगेट क्या होता है हमारा, क्लास नोट्स पे कमांड करना। तो हम सिंपल सवालों को बनाए जिससे क्लास नोट्स हमारे कमांड में आ जाए। कभी लिखना चाहें तो उस पर हम राइटिंग करके देखें हम कितनी बातें याद है हम लिख पा रहे हैं। हम अपने मन से भी रखिएगा, ज्योग्राफी पढ़ लिया तो हर टीचर का अपना अनुभव है वो शेयर करेंगे, बट मेरी बात मानिएगा, सब इकोनॉमी पढ़ लो जो पढ़ लो, सबसे पहले सीधे सवालों को कॉपी के आधार पर लिखने की आदत चलने दो इसको 1.5 साल तक, ठीक है। जिसको करना है अप्लाइड भी करो, मना नहीं करता हूं मैं, बस इसको चलने दो, आपका बेस मजबूत होना चाहिए। अब जैसे इस तरह की बात हमने कर ली, दो कनेक्ट कर दिया हमने, आगे लिखें आप जरा, लिखें आप कि सातवाहन शासकों का संस्कृति के क्षेत्र में योगदान को बताएं। योगदान को बताएं, ठीक है। अभी तक शासकों पे सवाल चोल काल पे पूछा गया, पल्लव पे पूछा गया है, गुप्त पे पूछा गया, अभी इधर बचा हुआ है ये। यहां मूर्तिकला पे तो पूछा गया बट शासक पे नहीं आया। जैसे मान लो सपोज दैट हमने कहा सातवाहनों का सांस्कृतिक योगदान, अब आपको फॉर्मूला तो पता है ही, सांस्कृतिक योगदान का मतलब है कि पहले हम कला के क्षेत्र में योगदान, और कला का मतलब ही है कम से कम स्थापत्य, स्थापत्य, मूर्तिकला, चित्रकला, शिल्प इत्यादि, संगीत नृत्य जो भी है, ठीक। कला की बात कर ली हमने, यहां पे भाषा साहित्य के संबंधित कुछ हो, धर्म से संबंधित कुछ हो, और आपको लगता है समाज अर्थव्यवस्था के बारे में भी आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। तो सांस्कृतिक योगदान में तो फॉर्मूला तो वही है ना हमारा। अब सातवाहनों ने स्थापत्य के क्षेत्र में क्या योगदान दिया, तो आपने देखा स्तूप, चैत्य और विहार, ठीक। मूर्तिकला में आपने देखा अमरावती, चित्रकला की बात हमने नहीं की है बट अजंता इसमें थोड़ा आ जाएगा। शिल्प में और कुछ नहीं तो कम से कम सिक्कों की तो बात कर ही सकते हैं, बड़ी संख्या में सिक्के जारी किए, ठीक। भाषा साहित्य की बात करें हम, बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है तो एटलीस्ट प्राकृत भाषा और कोई एक एग्जाम्पल, जैसे गाथा सप्तशती हो गया हमारा, अभिलेख में भी प्राकृत भाषा में ही मौर्यों का ही प्रभाव था। धर्म के क्षेत्र में देखेंगे आप तो ये धार्मिक सहिष्णुता का काल है, ब्राह्मण धर्म को संरक्षण दे रहे हैं, और बौद्ध धर्म का भी खूब प्रसार इस दौर में, तभी तो इतने सारे चीजें बन रही हैं। 2 लाइन धर्म के बारे में लिख दिया हमने। समाज के क्षेत्र में देखेंगे आप तो वर्णाश्रम व्यवस्था का रक्षक, उच्च वर्गीय महिलाओं की स्थिति बेहतर प्रतीत होती है, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, एक आधा नाम हमने यूज कर लिया। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में देखेंगे आप तो आर्थिक विकास का काल, बड़ी संख्या में शहरों का विकास। अब देखो हमने क्या किया, उसी क्लास नोट से क्विक क्विक अब इतनी सारी बातें हो जाएंगी कि अब लिख ही नहीं पाओगे आप। अब सोचो हम अतिरिक्त पढ़ेंगे तो कब इसको निकालेंगे और कब इसको लिखेंगे, सवाल आएगा तो, ठीक। सुंगों का सांस्कृतिक योगदान,
स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा हमारा। स्थापत्य में सुंगों का क्या योगदान है? इस समय भी स्तूप का निर्माण, पुराने स्तूप का पुनरुद्धार। मूर्तिकला में अलग से कुछ नहीं है, बट आप देखोगे प्रतीक के रूप में मूर्तियां बन रही हैं। चित्रकला के बारे में अलग से कोई जानकारी नहीं है। शिल्प के बारे में सिक्के तो है ही, लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। भाषा साहित्य की बात करें हम लोग, देखोगे आप इसमें संस्कृत, मनुस्मृति है, व्याकरण है, महाभाष्य, उसकी बात कर लीजिए आप। धर्म के बारे में ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के बारे में बता दीजिए आप यहाँ पे। समाज, अर्थव्यवस्था, ये कल्पना से परे, बट कल आ सकता है सुंगों का सांस्कृतिक योगदान बताएं। ठीक है, तो हमें फिर अलग से कुछ प्लान नहीं करना है। आप सुंगों के बारे में कहा हमने पढ़ा, 4 लाइन का केवल परिचय लिया। तो राजनीतिक इतिहास इसलिए जरूरी है कि जब वो सवाल वंश को करके पूछता है, परिचय तो देंगे ना आप, कि मौर्यों के पतन के बाद उत्तर भारत के एक बड़े भूभाग पर सुंगों का शासन। आपको डेट वगैरह याद है तो ठीक है, वरना आप ऐसे बता दीजिए 2री सदी ईसा पूर्व से 1ली सदी ईसा पूर्व तक सुंगों का शासन रहा है। इनके सांस्कृतिक योगदान को हम अलग अलग क्षेत्रों में इस प्रकार देख सकते हैं। ये नहीं कि कितना अलग से जाना, जो जानते हैं उसको प्रेजेंट करना है। यहीं पे आपसे कह दिया जाए कुषाणों का योगदान। अब मूर्तिकला में गंधार और मथुरा 2 कला आ जाएंगे आपके। तो केवल पूछ देगा कला के क्षेत्र में योगदान बताइए सतवाहनों का, कुषाणों का। और जैसे कुछ एक शासक जैसे कनिष्क अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो हम क्या करें, ऐसे करके क्वेश्चन लिख लिख के थोड़ी पढ़ते रहेंगे हम लोग। हमें तो टॉपिक का स्ट्रक्चर बना लिया है। हम ऐसे 20-25 क्वेश्चन लिखें और फिर उसका उत्तर तैयार करें तो फिर 10 दिन भी कम पड़ जाएंगे। 30 क्वेश्चन लिखें, हमने टॉपिक तैयार कर लिया है, टॉपिक में सारी जानकारी हमने भर दी है। आपसे यह पूछ देगा कि मौर्योत्तर काल में जो बाहरी आक्रमण हुआ उसका भारतीय संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा। इंडो ग्रीक के एग्जाम्पल हैं, रुद्रदामा के एग्जाम्पल है, कनिष्क के तो भर दिए हमने एग्जाम्पल वहां कुषाणों के। ठीक है, आपको एक बार के लिए लग रहा होगा कि सर ऐसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बट उन सब के पीछे भी एक प्लान है कि सांस्कृतिक योगदान तो किसी का पूछ बैठेगा आपसे, तो सिलेबस में उसको बोल्ड अक्षरों में समझाया हुआ है। ठीक, कभी कह देगा मतलब ऐसे कि भाई 2री सदी से 3रा सदी ईस्वी के बीच में जो सांस्कृतिक विकास हुआ उसका आज हमारे समाज पे क्या प्रभाव, या आज वो हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर रहा है, या आज हमारे जीवन में कहां है। इसका मेथड हमने पहले ही बता दिया आपको। आप उत्तर कॉपी की तरफ मत जाइएगा, स्ट्रक्चर पहले बनाइए। धर्म, सबसे पहले तो धर्म को देखिए आप, धर्म तो वैसे ही प्रभावित करता है। ठीक, भाषा वैसे ही प्रभावित कर रहा है, जड़ें हैं हमारी वो। कला की वो सारी विशेषताएं आज हमारे समाज में मौजूद है एज इट इज। यूपीएससी के पास सैकड़ों तरीके हैं पूछने के, आपके पास एक तरीका है कि प्लान्ड वे में टॉपिक को तैयार, टॉपिक को पढ़िए, समझिए, रट्टा मारिए, और जब आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए टॉपिक की जानकारी को चुन चुन के निकालिए। और फिर आप तब चुन के निकाल पाएंगे जब आप एक ही सोर्स को बार बार पढ़ेंगे। अभी मैं यहीं पे कह दूं, 3 किताब पढ़ के आप केजीएस का मैटर पढ़िए, रामचरण शर्मा पढ़िए, और मेरा एक को लिखने में मुश्किल आ जाएगी आपको। एक लिखने में मुश्किल। अच्छा, बहुत उसको पूछना होगा तो ऐसे पूछ देगा, थोड़ा और उसको मजा लेना होगा तो, कि भाई जो 2री सदी से 2री सदी ईसा पूर्व से 3री सदी ईस्वी के बीच में कला के क्षेत्र में जो विकास हुआ मौर्यकालीन कला से कैसे अलग था। ठीक, घबराहट तो नहीं हो रही ना आपको? अब रिकॉर्डिंग पे सारी बातें रहेंगी, बस आपको मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आप सोचोगे कि मैं कुछ और पढ़ लूं क्या, तो क्या पढ़ लोगे आप? और पढ़ के देख लेना, कुछ भी नहीं पढ़ना है। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पे हमें परिवर्तन बताने पड़ेंगे।
भाई क्या क्या, मौर्यकालीन कला भाई क्या क्या था। स्तूप हम देखेंगे, मौर्य काल की तुलना में स्तूप, ज्यादा संख्या में स्तूपों का निर्माण हुआ और महायानी स्तूपों का निर्माण हुआ। अलंकरण पर अधिक ध्यान दिया गया, एक चेंज ज्यादा आ गया। विहारों की संख्या भी अधिक थी और उस समय तो विहार आजीविकों को दिए गए, इस समय बौद्ध और जैन के लिए विहार, एक चेंज आ गया। सेम जानकारी पे वहां स्तंभ था, तो यहां स्तंभ हमें उस तरह से नहीं मिल रहा है, हमें स्तंभ अलग से पढ़ने के लिए। जैसे विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी हेलियोडोरस ने, एग्जाम्पल मिल रहा है आपको, बट वैसे आप कर सकते हो। और नया क्या आपको दिख रहा है, आप मौर्य काल में जो मूर्ति कला थी वो मूर्तियां यक्ष यक्षिणी या पशुओं की मूर्तियां तक, बट हम यहां क्या देखते हैं, हम देवी देवताओं की मूर्तियां बड़े पैमाने पर, उसके बारे में हमने बात। तो मौर्य कला भी पता है, मौर्योत्तर कला भी पता है, तो क्या चेंजेस आया। मौर्य कला राजकीय कला का उदाहरण है, यहां राजकीय कला के साथ साथ कला में आम लोगों की भी भागीदारी। उस समय सिक्के आहत सिक्के हुआ करते थे, अब जो सिक्के हैं लेख युक्त थे और बड़ी संख्या में सिक्के और कलात्मक दृष्टिकोण से बेहतर भी। ठीक है, कोई एग्जाम में नहीं आया है बट कभी भी आ ही गया तो हम अपने क्लास नोट्स का केवल इस्तेमाल कर रहे हैं ना, बाहर से कोई जानकारी थोड़ी ले रहे हैं इसमें हम। तो जब आपको हम लोग फोर्स करते हैं, समझाते हैं कि नहीं आप इसको ठीक से पढ़िएगा, ठीक से पढ़ना है, मतलब इसको याद रखना है। ठीक है, अभी आपने, चलिए ये तो डिस्कशन वाली बात थी, यहां पे हमने डिस्कशन वाली बात आपसे कर ली। ठीक, कैसे आप आंसर को, चूंकि एक इंपॉर्टेंट एरिया है ये। अभी आपने जो राइटिंग करी थी मेंस को लेकर के, ऑब्जेक्टिव में तो क्या बात करूं मैं, मेंस को लेकर के जो राइटिंग की थी आपने, अभी क्या क्या कठिनाई महसूस हुई किसी को, मतलब राइटिंग को लेकर के कोई कुछ कहना चाह रहा था, हाँ बताइए। हाँ, मतलब ये था कि आप लिखने बैठे तो क्या स्टार्ट करें क्या अंत करें पता नहीं चल पा रहा था, जो जैसा याद आ रहा था वैसा लिख रहे थे। आपको याद है एक बार पहले अपने सभी को, आप लोगों को भी हमने, बैठ जाइए, 15 मिनट के लिए लिखवाया था हमने, उसमें क्या हो रहा था, जो याद आ रहा था अब अभी भी ऐसा ही हुआ ना, तो जो जैसा लगा आपको, 15 मिनट का समय ज्यादा समय था, एग्जाम में आपको 7-8 मिनट का समय मिलेगा। ठीक है, 15 मिनट का समय ज्यादा समय था, है ना। चलिए उस पर समय पे मत जाइए आप, आपको ये सोचना है कि ऐसा क्यों हो रहा था। ठीक, सुन पा रहे हैं सभी लोग, आपको ये सोचना था कि हम ऐसा क्यों कर रहे थे, क्यों। चीजें याद नहीं आ रही थी, हाँ बताइए। चीजें ठीक से याद नहीं थी, है ना, क्लियर ना। तो ये कब हो रहा था, जब हम चीजों को ठीक से हमने याद, तो हमने हमेशा कहा है ना कि मैं कहूं या ना कहूं, घर पे जाकर रोज आप लिखिए। आज से कह रहा हूं क्या मैं, याद होगा आपको, पहले दिन पहली क्लास में मैंने क्या कहा था कि अपने हाथों से आपको अपना मुकद्दर, आपकी तैयारी का, आपको कभी कभी लगेगा हम बैलेंस कर रहे हैं पीटी और मेंस दोनों में, बट मुझे पता है पीटी बच्चों वाला मतलब एकदम से इजी नहीं होता यूपीएससी का, बट 4 में एक सही पहचानना होता है। हम झोंक देंगे तो पहचान लेंगे हम, बट मेंस उससे कई गुना ऊपर के लेवल का होता है, वहां आपको राइटिंग। अच्छा, जब हम सीधे सवाल हमने पूछे थे, ध्यान होगा सभी को, एक आधा ही अप्लाइड सीधे सवाल थे, क्यों, ताकि आप क्लास नोट्स को कितना आप रिप्रोड्यूस कर पाते हो। उसको यदि ट्विस्ट कर दिया जाए तो सोचो, आपको उसी में सोचना और ट्विस्ट के अकॉर्डिंग लिखना है। तो पढ़ने का स्कोप कहां बचता है, इसलिए तो कहा जाता है क्लास के साथ साथ कोई एक किताब रखे रहिए, कभी कुछ पढ़ना हो जानना हो, जो क्लास नोट्स है उसको याद रखिए, याद रखिए उसको, स्कोप नहीं बचता है। तो अब दोबारा रिवीजन कैसे करेंगे, हम रिवीजन करें इस तरह से ताकि हमको चीजें, जैसे मान लो अभी मैं कह दूं आपको 15 मिनट में कि गंधार मूर्ति कला, ठीक है ना,
का संक्षेप में वर्णन करें। ठीक, तो आपको स्ट्रक्चर ध्यान होगा ना, बैकग्राउंड यानी इंट्रोडक्शन, संरक्षक, कला केंद्र, निर्माण सामग्री, विषय वस्तु। तो हमने कहा ना हर जगह जो शॉर्ट सिनॉप्सिस है बहुत यूजफुल होता है राइटिंग में। हमने आपको क्या बताया था, डिटेल सिनॉप्सिस और शॉर्ट सिनॉप्सिस। हमने कहा अल्टीमेटली आपकी लड़ाई शॉर्ट सिनॉप्सिस पे जानी है, आपको शॉर्ट सिनॉप्सिस पे काम। कोई भी सवाल जो आपसे पूछा गया, यदि आपको शॉर्ट सिनॉप्सिस याद होता उसके बारे में, जैसे मान लो मौर्य कला पे पूछा था ना हमने सवाल, कौन सा सवाल था, मौर्य स्थापत्य पे पूछा था। मान लो सपोज स्थापत्य के बारे में हमने पूछा कुछ भी, तो सबको पता होना चाहिए ना पॉइंट, स्तंभ कहां से मिले और उसकी विशेषता क्या और महत्व। स्थापत्य तीन बातें, प्राप्ति स्थल, विशेषता और महत्व। अब जो पूछा गया उसके अकॉर्डिंग लिखिए, आप तीनों लिखना है तो तीनों लिखिए, वरना एक लिखिए, दो लिखिए आप। ठीक है, स्तंभ के बाद स्तूप, क्या मिला, कहां से, प्राप्ति स्थल और विशेषता। तो ये हो गया शॉर्ट सिनॉप्सिस। शॉर्ट सिनॉप्सिस आपके दिमाग में फ्रेम बना हुआ है, तो वो लेकर के, हाँ उसमें हो सकता है कुछ आप भूल जाए, कुछ याद है आपको, कोई बात नहीं, बट आपका फ्रेम साथ देना चाहिए। आपका फ्रेम गायब हो गया, इसका मतलब हम अब कुछ का कुछ कर रहे हैं वहां पे। हम सीधे सवालों में जो फ्रेम बनाए गए वो फ्रेम आपके साथ रहना चाहिए वहां पे। उसमें आप भूल जाओगे कि स्तंभ कहां कहां से मिला, चलेगा, कोई बात नहीं, पर आपने पहले ये बता दिया कि स्तंभ कहां कहां से मिल रहे हैं। ठीक, विशेषता आप क्लियर कट हमने बताया आपको, आप लिख सकते हैं, डायग्राम बना के भी लिख सकते हैं। कला में कभी भी आप डायग्राम बना करके, जैसे स्तंभ है तो आपने डायग्राम बनाया, जो भी ऐसे स्तंभों के बारे में था डायग्राम आपने बनाया, ध्यान थोड़ा सा भी है तो इसको देख करके आप बता दीजिए क्या क्या था इसमें। 5-6 बातें, गोलाकार, चमकीली पॉलिश, ऊपर चौकी, पशुओं की मूर्तियां, बस। टेस्ट था ही आपको ये बताने के लिए कि आपको रिवीजन कैसे करना है। सुन पा रहे मेरी बात? मैं मुझसे पूछेंगे मैंने टेस्ट कंडक्ट ऐसा क्यों कराया, आपको फिर से एक बार जगाने के लिए कि आपको क्लास नोट्स कैसे पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव में आपको क्या क्या पढ़ने के दौरान क्लास नोट्स में ध्यान, आपने देखा होगा ना 3-3 लाइन वाले सवाल थे, एक सही है, दो सही है, 3 सही है। आपको छोटी छोटी बातें याद होंगी तभी तो आप उसको पिक करोगे ना। अब एक ही सोर्स में हम याद नहीं कर रहे हैं, अच्छा हम ये भी पढ़ना, क्यों पढ़ना है? या तो उस पर पहले कन्विंस हो जाओ कि हमें ये सब भी पढ़ना है, या टोटल उसको हटाओ एकदम। हाँ कोई बात नहीं, जैसे हाँ है नहीं है, अभी आप जब 2-4 क्लास के साथ साथ टेस्ट दोगे ना तो पढ़ने का तरीका सीखोगे। अच्छा ऐसा भी पूछा जाता है। अभी आप स्कोर पे मत जाइएगा, जैसे आपका बाल मन क्या होगा, आपको स्कोर की तरफ ले जाएगा। अब आपस में बात करेंगे मेरे इतना, मैं कह रहा हूं आपने क्या सीखा उसकी चार्ट बनाइए आप। मेरी बात जो मैं समझाता हूं उस पर अमल करिए। आपका स्कोर कितना हुआ, आप टॉपर हैं कि नीचे से टॉपर हैं, हार्डली मैटर करता है। उस टेस्ट के साथ आपने क्या सीखा, वो गलती आप फिर दोहराएंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रिवीजन कैसे करें, थोड़ा स्पीड कैसे मेंटेन करें, घर में कैसे लिखे फिर दोबारा लिखना हो हमें, पढ़ने में कहां गलतियां हुई हमसे, क्लास नोट्स याद रखने में क्या गलती हो रही है हमसे। तो अभी अगले 14 महीने स्कोर की तलाश मत करिएगा। अभी आईएएस मेंस हुआ, जिस क्लास में मैं पढ़ा चुका हूं, जहां जहां जो पर्सन पढ़ा चुका हूं उनसे पूछिएगा, वो क्वेश्चन लिखने की स्थिति में मुश्किल होता तो सबके लिए मुश्किल होता। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा के पहले जहां जहां हमने बैच पढ़ा है जो सॉल्व हो रहा है, तो इंपॉर्टेंट ये कैसे आप पढ़ेंगे क्लास नोट्स को। ठीक, हमेशा जब भी टेस्ट दीजिए तो मन में क्या क्या चीजें चल रही हैं उसको पहचानिए, क्या क्या गलतियां हुई आप उसको चिन्हित करिए, पढ़ने के दौरान उसको ध्यान में रखिए और अगली बार वो गलती आपसे
एक आधा बार फिर हो गया तो कोई बात नहीं, बट वो गलती ना हो। जैसे है और नहीं है, इसको हम लोग कहते हैं अपनी भाषा में सिली मिस्टेक। आपके पास आप स्कोर कर सकते थे, ठीक है, तो आप लेकिन नहीं कर पाए क्योंकि पढ़ने में हम चूक गए। बट अभी आपसे वो अपेक्षा नहीं, अभी आपसे है कि आप सीखिए। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अच्छा था, मुझे ध्यान है, मतलब एवरेज मतलब था कि बहुत टफ नहीं था और इजी भी नहीं था। ठीक, हम इतना ध्यान, हमने कहा था 40 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे क्लास नोट से जरूर, तो मैं उम्मीद करता हूं 40 तो होंगे होंगे उसमें बनने योग्य, ठीक है ना। उसमें जो गलतियां हुई कोई बात नहीं है, ठीक है। बस एक बार मैं क्या करूंगा, क्लास के कभी बीच में 10-15 क्वेश्चन पीटी का सॉल्व करके मैं भी आपको कभी किसी भी पेपर का, अपने ऑनलाइन बच्चों को भी, आपको भी एक बार, कि मैं कैसे पढ़ के सॉल्व करता हूं। मेंस का तो हमेशा बात होता रहेगा, एक बार जरूरी है। और क्लास के अंदर कभी मैं कर लूं आपसे किसी पेपर में, मेडिवल में, मॉडर्न में, है ना, एंशिएंट में। बाकी यूट्यूब पे 5-7 साल के पढ़े हुए हमारे कि मैं कैसे सॉल्व करता हूं। इस बार अपना केजीएस वाला भी है, पीटी के बाद मैंने वो भी डिस्कशन कराया था, तो आप देखेंगे ना मैं कैसे पढ़ रहा हूं, कैसे सॉल्व कर रहा हूं उसको। जैसे 3-4 मान लो ऑप्शन आए कि 2 सही के 3 सही है, तो जो समझ में आ रहा था कुछ बाहर से भी इंफॉर्मेशन थे। हमने क्या बताया था आपको, बाहर वाले इंफॉर्मेशन आपको अपने कॉपी में ऐड, उसको आप गलत मत मानिए कि मेरा गलत हो गया, हम जान ही नहीं रहे उसके बारे में। याद है ना, हमने पीटी के 4 स्टेज बताए थे, कब माने कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। समझ में आ रही बात। तो जो जो चीजें आपको नहीं पता थी उसके बारे में क्लास नोट्स में नहीं है, नंबर 1। क्या वो रामचंद्र शर्मा की किताब में नहीं है, क्या वो एनसीईआरटी में है, नहीं है, क्या वो केजीएस के मैटर में नहीं है, है। तो हमने उसको पढ़ा, उसको रीडिंग कर ली और उसको हमने अपनी कॉपी में ऐड, ऐसे करके पीवाईक्यू और 500 प्रश्नों को बना लोगे आप, तो एंशिएंट हिस्ट्री में फिर कभी आपको थोड़ा सा भी संशय नहीं रहेगा मन में। वो गलत नहीं हुआ आपका, आप जान नहीं रहे, आपके पास जानकारी नहीं है। हमने समझाया था ना अभ्यास में, यही समझाया था मैंने आपको। अब कोई बच्चा मान ले कि मुझे नहीं आता है, तो दबाव में आ जाता है वो। दृष्टिकोण बड़ा जरूरी है। आप नहीं भी प्रैक्टिस करके जाएंगे तब भी यूपीएससी प्री में अच्छा करेंगे आप। बस उसका पीवाईक्यू कम से कम बना लीजिए आप। क्वेश्चन कैसे पूछती है यूपीएससी ये तो पता रहे। हाँ, कोई बात नहीं, बाहर आएगा, आगे भी आएगा बाहर। इसमें एलिमिनेट वाला क्वेश्चन बहुत कम दिया गया था। हाँ, इसमें कम दिया। ये सब क्वेश्चन आपके पीसीएस में, बिहार में, यूपी में आसानी से सॉल्व होंगे, कभी राजस्थान में इजी मतलब देखते हैं। ये आईएएस का जो सबसे टफेस्ट पेपर था ना, उसका मध्यम श्रेणी में रखा गया इसको। अब तक प्री का जो सबसे टफेस्ट तरीका था उसका एक एवरेज वर्जन बनाया गया था, बहुत इजी भी नहीं बनाया गया था, ताकि आप पढ़ने के दौरान ये समझें कि हम क्लास नोट्स ही पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट हमें किस लेवल पे कमांड उसको करना है। देखो यूपीएससी का पेपर जो प्री का पेपर था पिछले साल का, अब तक के पिछले 15-20 वर्षों में सबसे टफेस्ट माना गया है। और इस साल का जो प्री का पेपर था वन ऑफ द इजीएस्ट माना गया पिछले 15 सालों में। तैयारी हमेशा टफेस्ट को ध्यान में रख के करनी चाहिए कि बहुत टफ होगा तो क्या होगा। जब टफेस्ट पेपर हुआ तब भी तो 10,000 बच्चों का प्री हुआ ना, और इजी पेपर हुआ तब भी बच्चों का प्री हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि इजीएस्ट पेपर नहीं, वैसा पेपर भी आ सकता है, वो तो इजीएस्ट बन जाएगा आपसे। ठीक है, तो आप पेपर में था, उनसे हमने बात की थी टीम से अपनी कि भाई ऐसा रखिएगा आप थोड़ा, तो ताकि आप एक बार थोड़ा चौकन्ना रहेंगे रिवीजन करने में। ठीक है, तो प्रैक्टिस बढ़ा दीजिएगा घर पे, सोचिएगा, ठीक है, कि हम और कैसे रिवीजन करें, इसको हम लिखते रहें, रिवीजन करते रहें हम। जब तक क्लास नोट्स पे कमांड नहीं हो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई बात आपको कम समझ में आई है तो पहले कोशिश करिए आप रिकॉर्डिंग क्लास देखने का।
मैं अपनी तरफ से समझा जा रहा हूं, हो सकता है उस समय आपने बात थोड़ा कम समझा हो, रिकॉर्डिंग क्लास देखने पे भी वो बात समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछ लीजिए, ठीक। क्लास नोट्स पे कमांड करिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। एक स्टूडेंट है सर, क्लास कभी कभी बोरिंग हो जा रहा है, क्या करें, है ना। अब कपिल शर्मा को शो देख लीजिए बीच में आप जा करके, ठीक है ना। कथन कारण वाला मैं बताऊंगा, बहुत अच्छा आपका, मैं बताऊंगा आपको, डोंट वरी आप, मैं बता दूंगा किसी दिन क्लास में 2-3 सवालों को लेकर के आप, ठीक है। कपिल शर्मा का देखिए, और बहुत सारे लाफ्टर शो वगैरह हैं, देखिए आप, ठीक है, अच्छा लगेगा आपको, है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। टॉपिक लिखे अब आप, गुप्त काल। ठीक है। (275 ईस्वी से 550 ईस्वी), गुप्त वंश का शासन है, गुप्त काल भी कहते हैं इसको, है ना। क्या पढ़ना है फिर, सेम फॉर्मेट, ठीक है। यहां पर भी राजनीतिक इतिहास, ठीक है। आर्थिक सामाजिक ज्यादा नहीं है यहां पर भी, आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएगा आपका। फिर सांस्कृतिक इतिहास, सांस्कृतिक इतिहास में काफी कुछ है, साहित्य, बड़ी संख्या में साहित्य का संकलन हुआ इस दौर में, ठीक है। स्थापत्य कला भी काफी कुछ है यहां, मंदिर स्थापत्य पढ़ेंगे पहली बार हम लोग यहां पे, ठीक है। यहां हम मूर्ति कला भी पढ़ने वाले हैं, ज्यादा कुछ नहीं बट पढ़ने वाले हैं। चित्रकला, जिसमें अजंता के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो साहित्य, स्थापत्य, मूर्तिकला, चित्रकला और धर्म। साहित्य के साथ साथ ही कुछ हम विज्ञान प्रौद्योगिकी की भी बात कर लेंगे हम, ठीक है। तो ये पढ़ना है, सांस्कृतिक इतिहास काफी समृद्ध है इसका, गुप्तों का। मेंस में 2 बार इससे भी प्रश्न आ चुका है और इजी प्रश्न आ चुका है, इसमें से कुछ निकाल के पूछ लिया, बताइए आप योगदान, ठीक है। गुप्तों का सांस्कृतिक इतिहास काफी समृद्ध माना जाता है गुप्त काल का। शुरू करते हम लोग राजनीतिक इतिहास से, थोड़ा परिचय ले ले ताकि एक समझ बन जाएगी। ये हमने बता ही दिया आपको, आधा घंटा लगेगा, इसमें लग जाएगा 45-50 मिनट, कोशिश करते हैं कवर हो जाए आपका ये, और फिर इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सांस्कृतिक इतिहास में, ठीक है। लिखिए आप राजनीतिक इतिहास में पहला पॉइंट, लिखे कुषाणों के पतन के पश्चात कुषाणों के पतन के पश्चात उत्तर भारत में कुछ वर्षों के लिए मुरुंडों का शासन स्थापित हुआ। मुरुंड वंश है, हाँ, ये भी एक वंश है, ठीक है। मुरुंडों का शासन स्थापित हुआ और इसके पश्चात गुप्तों का, ठीक है, गुप्तों का। इसे में लिखें आप, गुप्त संभवतः
कुषाणों के सामंत थे। सामंत शब्द अभी लिख के छोड़ दीजिएगा, फिर आगे समझाऊंगा कभी आपको मैं। अधिकारी समझ लीजिएगा अभी आप, ठीक। सामंत का मतलब अभी आप दिमाग में अधिकारी रख लीजिएगा, थोड़ा सा कुछ बातें इसमें और हैं, है ना। गुप्त संभवतः कुषाणों के सामंत थे। हमने क्या बताया, जब जब शासक अयोग्य होता है तो अधिकारियों की महत्वाकांक्षा जागृत, ठीक है, सामंत थे, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है ये वैश्य समाज के थे। गुप्तों के बारे में कहा जाता है वैश्य समाज के थे। तो अब आप देखेंगे जैसे सातवाहन, कण्व, शुंग, ये सब ब्राह्मण थे, ये वैश्य हैं। मौर्यों को क्षत्रिय माना गया है। आप देखोगे हर वर्ण का शासक आपको मिलेगा, ऐसा नहीं कि केवल क्षत्रिय ही शासन कर रहा है। अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसमें वंशावली में। लिखें आप वंशावली। संस्थापक माना जाता है इस वंश का श्रीगुप्त को। श्रीगुप्त, ठीक। इसके बाद अगला शासक है, अगला शासक है घटोत्कच गुप्त। इन सबका उतना रोल नहीं है, बट नाम अभी लिख लीजिए। श्रीगुप्त है, नेक्स्ट शासक है घटोत्कच गुप्त है। इसके बाद वास्तविक संस्थापक का मतलब होता है कि पुराने वाले शासक से अब कुछ भी लेना देना नहीं है, इंडिपेंडेंट बिहेवियर। पुराने वाले शासक को सम्मान नहीं दे रहे हैं, बट कुछ ना कुछ अभी भी संबंध है। जिनके अधीन काम करते थे उससे अब कोई मतलब, पूरी तरह से वास्तविक। ये है चंद्रगुप्त प्रथम, 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त प्रथम, इनके बारे में 2 पॉइंट लिख लीजिएगा आप। एक तो 319 ईस्वी में इन्होंने गुप्त संवत की शुरुआत की। गुप्त संवत की शुरुआत की, ठीक है। और एक लिखेंगे आप नेपाल के लिच्छवी, वहां पर भी शासन था। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी, नेपाल के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह। वैवाहिक संबंधों का कभी कभी अध्ययन थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव में काम आ सकता है ना। तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद लिखे आप समुद्रगुप्त। 335 से 380 ईस्वी। लिखे हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति से, हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति से हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है।
समुद्रगुप्त की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। ठीक है, उसमें पूरा इसकी उपलब्धि साम्राज्य विस्तार संबंधी उपलब्धि। अगला पॉइंट लिखें, समुद्रगुप्त ने गंगा यमुना दोआब ब्रैकेट में लिख लेंगे आर्यावर्त का युद्ध। मैं समझा दूंगा, केवल लिख लीजिए। ऑब्जेक्टिव के लिए थोड़ा बहुत बता रहा हूं, सब्जेक्टिव से इसका कोई रोल नहीं है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए थोड़ा सा परिचय है ये। ठीक है, समुद्रगुप्त ने गंगा यमुना दोआब यानी आर्यावर्त का युद्ध, कौमा, पूर्वी भारत के तटवर्ती शासक, कौमा देके लिखेंगे आप, तटवर्ती शासक, कौमा देके लिखेंगे आप, कि दक्षिण भारत में तमिलनाडु तक अभियान, एक्सपेंशन, ब्रैकेट में लिखेंगे आप, पल्लव शासक का उल्लेख, तमिलनाडु में एक पल्लव शासक है, उसका उल्लेख है ना। ठीक है, कॉमा देके लिखेंगे आप, अट्टाविक, ये जनजाति वाले लोग हैं सब, है ना, विंध्य क्षेत्र में। अट्टाविकों के विरुद्ध अभियान, ठीक है, तथा उत्तर पश्चिम भारत में ठीक है, शकों एवं कुषाणों के विरुद्ध युद्ध का उल्लेख मिलता है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। देखो, इसमें ना 50 इंफॉर्मेशन है। ठीक, तो आप उसमें फिर नहीं जाएंगे कहाँ क्या पॉलिसी, कौन सा शासक, शासकों का नाम भी मिलता है। सबसे पहले इसने क्या किया, उत्तर भारत में गंगा जमुना के क्षेत्र में शासकों को हराया। फिर क्या किया इसने, बंगाल वाले क्षेत्र में या थोड़ा जो नेपाल उपाल के क्षेत्र में वहां के शासकों को हराया। फिर विंध्य क्षेत्र में जनजातियों को हराया। फिर दक्षिणाफत का अभियान तमिलनाडु तक चला गया, जहां पल्लव शासक विष्णुगुप्त का भी उल्लेख मिलता है। फिर कहा जाता है उत्तर पश्चिम में इसने शकों कुषाणों को भी पराजित। इसके प्रयाग प्रशस्ति में सारे युद्धों का उल्लेख है। कहीं पे 9 युद्ध, कहीं पे 9 शासकों, कहीं पे 12 शासकों को, ऐसे करके पूरी गिनती दी हुई है उसमें। 25-30 शासकों को हराने का उल्लेख है। उन शासकों का वैसे बाकी कहीं पता नहीं है कहां थे नहीं थे वो, बट इसके उस अभिलेख में लिखा हुआ तो जरूर कहीं ना कहीं रहे होंगे, ये मान लिया जाता है। तो इस तरह के प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे, बट समुद्रगुप्त की चर्चा होती है तो यह माना जाता है कि वो बड़ा शक्तिशाली शासक था और उसने साम्राज्य का विस्तार किया था। गुप्तों की सत्ता को उसने शिखर पे पहुंचाया था। कभी जैसे आर्यावर्त है या अट्टाविक है, एक आइडिया सा बना रहेगा, अच्छा इसने युद्ध किए थे। इसी में अगला पॉइंट लिखें आप,
प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार, इसी में अगला पॉइंट, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त को किसी युद्ध में पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। ठीक है, एक नेपोलियन का नाम सुना होगा। ठीक है, हम लोग भी पढ़ेंगे नेपोलियन के बारे में। ये फ्रांस का शासक था और ये एक सैनिक युद्धों के लिए, मतलब अभियानों के लिए जाना जाता है। करीब 40 लड़ाइयां लड़ी थी नेपोलियन ने। हालांकि नेपोलियन हारा था, कई लड़ाइयों में नेपोलियन की हार भी हुई थी। तो कभी कभी समुद्रगुप्त की तुलना कहा जाता है ये भारत का नेपोलियन। वैसे तो नेपोलियन यूरोप का समुद्रगुप्त था। ठीक है, मेरे मत में तो नेपोलियन यूरोप का समुद्रगुप्त था। ठीक है, लेकिन हम ऐसा कह देते हैं कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन। तो बस उतना ही सेंस है कि वो भी एक योद्धा था, साहसी योद्धा था, ये भी साहसी योद्धा था। तो कभी जानने के लिए किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अब लोगों की जुबान पे चढ़ा हुआ है तो ठीक है, बस सुना हुआ होना चाहिए आपके लिए भी कि हाँ, इसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। लिखना हो तो लिख लीजिए आप एक लाइन में। आप समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। हाँ कर सकते हैं। देखो, पहली बात तो राजनीतिक इतिहास में कोई सवाल आएगा ही नहीं मेंस में, इस तरह का सिलेबस में ही नहीं है। ठीक, बट कर सकते हैं आप, जो मैंने कहा वो भी कर सकते हैं यूज आप, कि नेपोलियन को यूरोप का समुद्रगुप्त कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लें आप। श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त की अनुमति से गया में बौद्ध विहार एवं बौद्ध मंदिर ठीक का निर्माण कराया। ठीक है, बौद्ध मंदिर का निर्माण इसने अनुमति मांगी थी, तो फिर इसने निर्माण। ऐसे कुछ कुछ घटनाएं हैं कल्चर को लेकर के, कभी कभी एग्जाम वगैरह में आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो इसका शासन काल माना जाता है साम्राज्य विस्तार के लिए। प्रशासन जब भी हम बताएंगे ना, तो उसमें हम साम्राज्य की सीमा तय कर लेंगे कि गुप्तों की सीमा क्या रही होगी। ठीक, समुद्रगुप्त के बाद जो अगला महत्वपूर्ण शासक है, लिख लें आप, यह है चंद्रगुप्त द्वितीय। तीन 380 ईस्वी से 412 ईस्वी। ठीक है, 380 ईस्वी से 412 ईस्वी। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहते हैं, इनको भी विक्रमादित्य, परम भागवत इत्यादि उपाधि धारण के शासक ना बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करते थे। उपाधियां धारण के, ठीक है, क्योंकि विक्रमादित्य नाम आया, पीछे हमने जिक्र किया था आपसे इनके बाद विक्रमादित्य के बारे में, है ना। अगला पॉइंट लिखें आप,
अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह। प्रभावती गुप्त का विवाह वाकटक वंश के रुद्रसेन द्वितीय से किया। वाकटक वंश के द्वितीय से किया। ठीक है, वाकटक वंश के रुद्रसेन द्वितीय से किया। और रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के पश्चात रुद्रसेन द्वितीय के मृत्यु के पश्चात प्रभावती गुप्त ने शासन को संभाला। प्रभावती गुप्त ने शासन को संभाला। ठीक है, और प्रभावती गुप्त को पिता ने उसके काफी सहयोग दिया। इससे क्या हुआ, महाराष्ट्र पे और गुजरात के कुछ इलाकों पे गुप्तों का प्रभाव स्थापित, बड़ी घटना मानी जाती है ये। अब देखो, वाकटक वंश का रुद्रसेन का नाम यहां आया, तो ये एक लॉजिकली एक नाम आया है प्रभावती गुप्त के कारण। गुप्तों का प्रभाव पश्चिम भारत में स्थापित हो गया था, महाराष्ट्र पे, गुजरात पे। ठीक, नेक्स्ट लिखें आप कि चंद्रगुप्त के दरबार में नौ विद्वानों या नौ रत्नों का उल्लेख मिलता है। 9 9 विद्वानों या 9 रत्नों का उल्लेख मिलता है। जिनमें कालिदास, धन्वंतरी आयुर्वेद के जानकार थे। ठीक, अभी साहित्य में परिचय हो जाएगा इन सब का। कालिदास, धन्वंतरी, अमरकोश, अमर सिंह नॉट कोश है ना, अमर सिंह इत्यादि प्रमुख थे। ठीक है, अमर सिंह इत्यादि प्रमुख थे। अमर सिंह का भी परिचय मैं साहित्य में दूंगा। अमरकोश नामक किताब के लेखक है संस्कृत व्याकरण पे। आज वो किताब बहुत चलती है। पाणिनि पतंजलि की तुलना में अमरकोश ज्यादा प्रचलित है आज किताब। ठीक, जो दीपावली के पहले धनतेरस त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, अब इनके बारे में है या कोई और धनवंतरी भी हैं, ठीक है ना, पौराणिक धनवंतरी कोई होंगे। ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस जो है धनवंतरी जी के उसमें मनाया जाता है और बेहतर स्वास्थ्य के लिए मनाया जाता है, बट लोगों ने उसको धन से और पैसे से जोड़ दिया है। ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है, बहुत प्रामाणिक नहीं कह रहा हूं मैं आपको, कि जब ये परंपरा शुरू हुई थी ना धनतेरस की, तो परंपरा शुरू हुई थी बेहतर स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, बट धीरे धीरे धनतेरस का संबंध जो है मतलब सोना चांदी और धातुओं से और पैसे से उसको मतलब, हो सकता है स्वास्थ्य को उस समय भी सबसे बड़ा धन माना जाता हो। इसका एहसास तब होता है जब हम बीमार पड़ते हैं, हमारे पास सब कुछ होता है और हम कुछ करने की स्थिति में, बड़े से बड़े जो देखेंगे आप पैसे वाले लोग हैं, मतलब है ना, रतन टाटा, आप सोचो, मतलब अभी इस समय हिंदुस्तान में उनकी हैसियत तो ऐसी थी, यदि उनके पास समय हो तो दुनिया का कोई ऐसा डॉक्टर नहीं होगा जो उनकी सेवा में उपलब्ध, यदि संभव हो तो। ठीक है, बट चलो एक उम्र थी और हम मान के चलते हैं कि 80 साल के ऊपर कोई भी है तो फिर वो एक अपना उम्र जी चुका है। आज के समय में यही माना जाता है। अब इतनी जीवन प्रत्याशा है तभी लोग मान पाते हैं इसको, है ना। तो हो सकता है, मैं एक बार रिकन्फर्म करूंगा इसको मैं। ठीक है, धनतेरस का कॉन्सेप्ट ऐसे ही निकला था। ठीक है, धनवंतरी नाम से और भी चिकित्सक हुए हैं, आयुर्वेदाचार्य हुए हैं।
तो इसका शासनकाल 9 विद्वानों के लिए बड़ा चर्चित रहा, जिसमें कालिदास को, ठीक है, भारत का शेक्सपियर, फिर वही बात है, शेक्सपियर जो है ब्रिटेन का कालिदास था, ठीक है ना, क्योंकि अंग्रेजों ने इतिहास लिखा है तो उसी हिसाब से उन्होंने मतलब, ठीक है, अब इसको चेंज कर सकते हैं ना, शेक्सपियर जो था ब्रिटेन का वो कालिदास था। संस्कृत में जो कालिदास हैं, अंग्रेजी में वो शेक्सपियर हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखें आप, लिखे पाटलिपुत्र एवं उज्जैन। पाटलिपुत्र एवं उज्जैन शिक्षा के दो महत्वपूर्ण केंद्र थे। शिक्षा के दो महत्वपूर्ण केंद्र थे, ठीक है। ये दोनों शिक्षा के बड़े केंद्र माने जाते थे इसके समय। एक चीनी यात्री है फाहियान, इसको इंपॉर्टेंट वाली श्रेणी में रखिएगा। 399 से 414 ईस्वी तक भारत की यात्रा पर था ये, ठीक है। ठीक है, चीनी यात्री फाहियान ने इस काल में भारत की यात्रा की। ठीक, क्लियर ना। इस काल में भारत की, आपने मेगास्थनीज के बारे में मैंने बताया था आपको, ऐसे फाहियान है, इसके बाद एक वेनसांग है। तो फाहियान का यात्रा विवरण, वेनसांग का यात्रा विवरण बहुत उपयोगी माना गया भारतीय इतिहास में। तो जब भी आप किताब पढ़ेंगे, फाहियान ने यदि कुछ कहा तो उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। किताबों में क्या है, 4-5 जगह उसका जिक्र आएगा, वेनसांग का 2-4 जगह जिक्र आएगा किताबों में, है ना। ऐसे तो फाहियान पढ़ोगे, जैसे जो अपने नोट्स में फाहियान के बारे में काफी कुछ बता रखा है हमने, उतना नहीं जानना है हमें, बस इस काल में आया था। एक और लिखें आप, दिल्ली में मेहरौली का लौह स्तंभ। हाँ, दिल्ली में मेहरौली का लौह स्तंभ, लोहे का स्तंभ, इसी काल का माना जाता है। इस लौह स्तंभ की खास बात यह है, आप सोचो, मतलब मान के चलो 4वीं सदी के शासक हैं, आज हम लोग 21वीं सदी में हैं, यानी ऐसे समझ लो आप, लगभग 1600 साल के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। जैसे मौर्यों की जो चमकीली पॉलिश हो गई, अजंता में चित्रों के लिए जो रंग बनाया गया है, ये नहीं कि केवल गुफा में तो और भी चित्र बनाए गए, बट सब नष्ट हो गए हैं। तो रंग कैसे बनाया गया था, वो कौन सा तरीका था, पता नहीं है। ये किस तरह से इस्पात तैयार किया गया था, इसमें आज तक जंग, जबकि वैज्ञानिक कैसे बनाया गया, वो विधा कहां गई, मौर्यों की जो पॉलिश थी वो कैसे बनती थी। इसलिए इतिहास में बहुत सारी ऐसे समय के साथ ज्ञान की बातें होती हैं ना, जो आने वाले काल जीवन के लिए बड़ा उपयोगी। यदि मान लो योग, ध्यान, आयुर्वेद वगैरह की परंपरा नहीं होती, तो भाई हमारे आदि जो पूर्वज थे, उन्होंने जो त्याग किया, संघर्ष किया, ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पास ऑन किया, तभी तो हम तक आ रहा है। लहसुन का ये फायदा है, अदरक का ये फायदा है, हल्दी का ये फायदा है, अजवाइन का ये फायदा है, हींग का ये, आखिर वो पास ऑन होता रहा तभी तो आया ना, मतलब। तो उसमें किसकी भी खूब चर्चा होती है, इनका ही वो अभिलेख है। तो ये 5-6 बातें हो गई चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। इसके बाद देखिए आप, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त प्रथम 415 से लेकर 455 ईस्वी तक। कुमारगुप्त प्रथम, इनके बारे में लिखेंगे आप। एक तो नालंदा महाविहार की स्थापना हुई है, नालंदा महाविहार।
जो शिक्षा का केंद्र था, इसी समय कुमारगुप्त के समय स्थापित हुआ है। ठीक है। और एक मध्य एशियाई आक्रमणकारी था पुष्यमित्र, का आक्रमण हुआ था। इसके शासन काल में पुष्यमित्र का आक्रमण हुआ था। मध्य एशिया से आया था, हमला किया था, सफलता नहीं मिली थी, है ना इसको। ठीक है। एक और लिख लें आप। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख, गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख सर्वाधिक अभिलेख कुमार गुप्त के ही प्राप्त होते हैं। बस ऐसे नाम लिख करके छोड़ दीजिएगा, सांची इत्यादि, जहां जहां से अभिलेख मिले हैं। बिलसड है और कर्मडांडा है, ये दोनों यूपी में पड़ेगा। मंदसौर और सांची दोनों एमपी में पड़ेगा। गुप्त शासकों में सबसे ज्यादा अभिलेख किसके मिल रहे हैं? कुमारगुप्त प्रथम के। 18 अभिलेख हैं, जिसमें 4 का ज्यादा यूज किया जाता है किताबों में, ग्रेजुएशन वगैरह की किताबों में ज्यादा यूज होता है इसका। बिलसद, कर्मडंडा, मंदसौर और सांची। बस ऐसे ही लिखा रहेगा, इसमें कोई रिसर्च नहीं करना आपको। ठीक है। तो कुमारगुप्त के बाद अगला लिखें आप स्कंदगुप्त। 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक। ठीक है। इसके बारे में लिखें आप, स्कंदगुप्त के बारे में, कि इसके जूनागढ़ अभिलेख से सुदर्शन झील के पुनः उद्धार की जानकारी मिलती है। ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख से सुदर्शन झील के पुनः उद्धार की जानकारी मिलती है। लिखेंगे इसमें चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक एवं रुद्रदामा का भी उल्लेख है। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक एवं रुद्रदामा का भी उल्लेख है। ठीक है। और एक और लिखेंगे आप कि इसी काल में भारत पर हूणों का आक्रमण प्रारंभ हुआ। ये भी मध्य एशियाई आक्रमणकारी हैं। इसी काल में भारत पर हूणों का आक्रमण प्रारंभ हुआ। स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। हूण आक्रमणकारी हैं, स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। ठीक है। एक इसके बाद भी बहुत सारे शासक हैं, गिनती के शासक हैं, नाम मात्र के, मतलब कुछ कुछ नाम दिए गए हैं नोट्स वगैरह में भी। अंतिम शासक का नाम लिख लें आप,
अंतिम शासक विष्णुगुप्त। अंतिम शासक है विष्णुगुप्त। ठीक है, एक छोटा सा गुप्तों का वंशावली का परिचय हो गया कि भाई ये सब इससे जुड़ी हुई कुछ कुछ बातें हैं, है ना। अभी समुद्रगुप्त में एक और पॉइंट है, कभी हो सकता है पूछ ले, अश्वमेध यज्ञ कराया था उसने, है ना, आ सकता है। वैसे सिक्के भी उसके मिलते हैं अश्वमेध प्रकार के, ठीक है, वहां भी मेंशन करा दूंगा मैं आपको। अब लिख लें आप प्रशासन के बारे में, गुप्तों का प्रशासन। लिखें आप गुप्तों का प्रशासन। एरिया लिख लें आप यूपी, एमपी, बिहार, ठीक है, बंगाल, ठीक है, इन सब पर प्रत्यक्ष शासन था। ठीक है, यूपी, एमपी, बिहार, बंगाल, इन सब पे इनका प्रत्यक्ष शासन था। लिखेंगे एक बड़े भूभाग पर इनका अप्रत्यक्ष शासन भी था। एक बड़े भूभाग पर इनका अप्रत्यक्ष शासन भी था। ठीक है, जैसे जब आप कभी किताब वगैरह पढ़ेंगे तो जैसे गुप्त शासक थे महाराजा धीराज, जैसे एक उपाधि धारण कर रहे हैं, महाराजों का महाराज, यानी बहुत से ऐसे शासक थे जिसने समुद्रगुप्त की अधीनता मान ली थी। समुद्रगुप्त ने कहा था कि भाई तुम शासन करो, समय समय पे नजराना देते रहना, दरबार में उपस्थित होते रहना, और राज परिवार में अपनी बेटी का विवाह, तो मैं तुम्हें शासन करने की अनुमति प्रदान। तो पता चला वो सब राजा की उपाधि धारण करें, तो ये राजाओं के राजा हुआ करते थे। इन सब उपाधियों से और दूसरे साक्ष्य से पता चलता है कि इनका जो शासन था, आप देखोगे उत्तर भारत में ये सब इलाका जो था आपका, हाइवन हरियाणा, पंजाब, आगे चल करके महाराष्ट्र, गुजरात पे भी अप्रत्यक्ष, दक्षिण भारत में आंध्र पर भी अप्रत्यक्ष, ये सब इनकी अधीनता को स्वीकार करते थे। बट प्रत्यक्ष शासन में यूपी, एमपी, बिहार, बंगाल, टू सम एक्सटेंट दिल्ली, हरियाणा का भी इसमें जिक्र हो जाता है किताबों में। कंट्रोवर्सी रहती है इसको माने या नहीं माने, दिल्ली हरियाणा भी इसमें आ जाता है, लिख लेंगे आप। बंगाल के साथ साथ दिल्ली हरियाणा का इलाका भी प्रत्यक्ष शासन में आप इसको भी ऐड कर लेंगे आप, ठीक है। और अप्रत्यक्ष शासन एक बड़े भूभाग पर हो गया, समझने के लिए। अब मौर्यों का क्या था, मौर्यों का प्रत्यक्ष शासन था कर्नाटक पे भी और कंधार पे भी, बट इनका ऐसा नहीं था, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वाला सिस्टम था, ठीक। केंद्रीय शासन, राजा जो है यहां पर भी सर्वे सर्वा है, वंशानुगत राजतंत्र है, राजा जो है सर्वे सर्वा है, वंशानुगत राजतंत्र है, ठीक। अधिकारी, जो बड़े अधिकारी होते थे उनको कुमार आमात्य या आमात्य कहते थे। बड़े अधिकारियों को कुमार आमात्य या आमात्य कहते थे, ठीक। राजा के लिए काम तो करेगा नहीं, राजा को सहयोग देने के लिए अधिकारी चाहिए, तो बड़े अधिकारियों को कुमार आमात्य या आमात्य कहते थे। 2-3 पॉइंट यहां लिख लेंगे, कॉन्सेप्ट के लिए है। लिखेंगे आप मौर्यों की तुलना में अधिकारियों की संख्या कम थी,
मौर्यों की तुलना में अधिकारियों की संख्या कम थी। और एक व्यक्ति के द्वारा या एक अधिकारी के द्वारा दो पद धारण किए जाने तथा पद के वंशानुगत होने का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, वंशानुगत होने का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, मतलब ये बता रहा है कि मौर्यों की तुलना में संख्या भी कम है, अधिकारियों की नंबर एक कॉन्सेप्ट, एक ही व्यक्ति 2-3 पद धारण कर दे रहा है, यानी राजा उतना पावरफुल नहीं है, प्लस वंशानुगत, उसके बाद उसका बेटा भी उस पद को, यानी चीजें बदल रही हैं। फिर 2-4 नाम वगैरह हैं। कल चर्चा में जारी रखूंगा क्योंकि ऑनलाइन वाले बच्चों की दूसरी क्लास भी हो जाती है ना। ज्ञानी बाबा कोई है हमारे, ठीक है, रूपा कह रही है किसी को, है ना। देखिए, आपका जो ऑनलाइन में कोई क्वेश्चन होता है तो मुझे ध्यान में रहता है ना। बाकी सब चाट वाट जो आप करते रहते हैं, ठीक है, आप चाटिए एक दूसरे को, ठीक है। हाँ, तो थैंक यू आप सभी को, और फिर हम लोग कल मिलते हैं। बहुत क्लियर है, कल गुप्तों पे ही बातचीत होगी, है ना। थैंक यू।